नमस्कार, जय लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी की प्रतिज्ञा का भाग 34। तो चलिए सुनिए भाग 34। दाननाथ यहाँ से चले तो उनके जी में ऐसा आ रहा था कि इसी वक्त घर बार छोड़कर कहीं निकल जाऊं। कमला प्रसाद अपने साथ उन्हें भी ले डूबा था। जनता की दृष्टि में कमला प्रसाद और वह अभिन्न थे। यह असंभव था कि उनमें से एक कोई काम करे, उसका यश या अपयश दूसरे को ना मिले। जनता के सामने अब किस मुंह से खड़े होंगे? क्या यह उनके सार्वजनिक जीवन का अंत था? क्या वह अपने को इस कलंक से पृथक कर सकते थे? मगर कमला प्रसाद इतना गया बीता आदमी है, इतना कुटिल, इतना भ्रष्टाचारी, इतना नीच, और किस पर विश्वास किया जाए? ऐसा धर्मानुरागी मनुष्य अब इतना पतित हो सकता है तो फिर दूसरों से क्या आशा? जो प्राणी शील और परोपकार का पुतला था, वह ऐसा कामांध क्यों कर हो गया? क्या संसार में कोई भी सच्चा, नेक, निष्कपट व्यक्ति नहीं है? घर पहुंचकर ज्यों ही वह घर में गए, प्रेमा ने पूछा, तुमने भी भैया के विषय में कोई बात सुनी? अभी महरी न जाने कहाँ से ऊट पटांग बातें सुनाई है। मुझे तो विश्वास नहीं आता। दाननाथ ने आंखें बचाकर कहा, विश्वास न आने का कारण? तुमने भी कुछ सुना है? हाँ, सुना है। तुम्हारे घर ही से चला आ रहा हूँ। तो सचमुच भैया जी पूर्णा को बगीचे में ले गए थे? बिल्कुल सच है। पूर्णा ने भैया को मार कर गिरा दिया, यह भी सच है? जी हाँ, यह भी सच है। तुमसे किसने कहा? तुम्हारे पिताजी ने। पिताजी को ना पूछो, वह तो भैया पर उधार ही खाए रहते हैं। तो क्या समझ लूं कि उन्होंने कमला प्रसाद पर मिथ्या दोष लगाया? नहीं, यह मैं नहीं कहती, मगर भैया में ऐसी आदत कभी न थी। तुम किसी के दिल का हाल क्या जानो? पहले मैं उन्हें धर्म और सच्चाई का पुतला समझता था, पर आज मालूम हुआ कि वह लंपट ही नहीं, परले सिरे के झूठे हैं। पूर्णा ने बहुत अच्छा किया, मार डालती तो और भी अच्छा करती। ना मालूम उसने क्यों छोड़ दिया। तुम्हारा भाई समझकर उसे दया आ गई होगी। प्रेमा ने एक क्षण सोचकर संदिग्ध भाव से कहा, मुझे अब भी विश्वास नहीं आता। पूर्णा बराबर मेरे यहाँ आती थी। वह उसकी ओर कभी आंख उठाकर भी ना देखते थे। इसमें ज़रूर कोई न कोई पेंच है। भैया जी को बहुत चोट तो नहीं आई? दाननाथ ने व्यंग करके कहा, जाकर जरा मरहम पट्टी कराओ ना। प्रेमा ने तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा, भगवान जाने तुम बड़े निर्दयी हो। किसी को विपत्ति में देखकर भी तुम्हें दया नहीं आती। ऐसे पापियों पर दया करना दया का दुरुपयोग करना है। अगर मैं बगीचे में उस वक्त होता या किसी तरह मेरे कानों में पूर्णा के चिल्लाने की आवाज़ पहुंच जाती तो चाहे फांसी ही पाता, पर कमला प्रसाद को जिंदा न छोड़ता। और फांसी क्यों होती? क्या कानून अंधा है? ऐसी दशा में मैं क्या, सभी ऐसा ही करते। दुष्ट, जिसे एक अनाथनी अबला पर अत्याचार करते लज्जा न आई, और वह भी जो उसी की शरण में आ पड़ी थी। मैं ऐसे आदमी का खून कर डालना पाप नहीं समझता। प्रेमा को ये कठोर बातें अप्रिय लगीं। कदाचित यह बात सिद्ध होने पर उसके मन में भी ऐसे ही भाव आते, किंतु इस समय उसे जान पड़ा कि केवल उसे जलाने के लिए, केवल उसका अपमान करने के लिए यह चोट की गई है। अगर इस बात को सच भी मान लिया जाए तो भी
ऐसी जली कटी बातें करने का प्रयोजन? क्या ये बातें दिल में रखी जा सकती थीं? उसके मन में प्रबल उत्कंठा हुई कि चलकर कमला प्रसाद को देख कर आए, पर इस भय से कि तब तो यह और भी बिगड़ जाएंगी, उसने यह इच्छा प्रकट न की। मन ही मन ऐंठ कर रह गई। एक क्षण के बाद दाननाथ ने कहा, जी चाहता हो तो जाकर देखाओ। चोट तो ऐसी गहरी नहीं है, पर मक्कर ऐसा किए हुए हैं मानो गोली लग गई हो। प्रेमा ने विरक्त होकर कहा, तुम तो देख ही आए, मैं जाकर क्या करूँगी? नहीं भाई, मैं किसी को रोकता नहीं। ऐसा न हो पीछे से कहने लगो तुमने जाने न दिया। मैं बिल्कुल नहीं रोकता। मैंने तो कभी तुमसे किसी बात की शिकायत नहीं की। क्यों व्यर्थ का दोष लगाते हो? मेरी जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। हाँ, इच्छा न होगी, मैंने कह दिया ना। मना करता तो ज़रूर इच्छा होती। मेरे कहने से छूत लग गई। प्रेमा समझ गई कि यह उसी चंदे वाले जलसे की तरफ इशारा है। अब और कोई बातचीत करने का अवसर न था। दाननाथ ने वह अपराध अब तक क्षमा नहीं किया था। वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। दाननाथ के दिल का बुखार ना निकलने पाया। दाननाथ के दिल का बुखार न निकलने पाया। वह महीनों से अवसर खोज रहे थे कि एक बार प्रेमा से खूब खुली खुली बातें करें, पर यह अवसर उनके हाथ से निकल गया। वह खिसियाए हुए बाहर जाना चाहते थे कि सहसा उनकी माताजी आकर बोली, आज ससुराल की ओर तो नहीं गए बेटा? कुछ गड़बड़ सुन रही हूँ। दाननाथ माता के सामने ससुराल की कोई बुराई न करते थे। औरतों को अप्रसन्न करने का इससे कोई सरल उपाय नहीं है। फिर अभी उन्होंने प्रेमा से कठोर बातें की थीं, उसका कुछ खेद भी था। अब उन्हें मालूम हो रहा था कि वही बातें सहानुभूति के ढंग से भी कही जा सकती थीं। मन खेद प्रकट करने के लिए आतुर हो रहा था। बोले, सब गप है अम्मा जी। गप कैसी? बाजार में सुनने चली आती हूँ। गंगा किनारे यही बात हो रही थी। वह ब्राह्मणी वनिता भवन पहुँच गई। दाननाथ ने आंखें फाड़कर पूछा, वनिता भवन? वहाँ कैसे पहुँची? अब ये मैं क्या जानूँ, मगर वहाँ पहुँच गई, इसमें संदेह नहीं। कई आदमी वहाँ पता लगाए। मैं कमला प्रसाद को देखते ही भाप गई थी कि यह आदमी निगाह का अच्छा नहीं है। लेकिन तुम किसकी सुनते थे? अम्मा, किसी के दिल का हाल कोई क्या जानता है? जिनकी आँखें हैं वह जान ही जाते हैं। हाँ, तुम जैसे आदमी धोखा खा जाते हैं। अब शहर में तुम जिधर जाओगे उधर उंगलियां उठेंगी। लोग तुम्हें दोषी ठहराएंगे। वह औरत वहाँ न जाकर न जाने क्या क्या बातें बनाएगी। एक एक बात की 100 लगाएगी। यह मैं कभी न मानूंगी कि पहले से कुछ साठ-गांठ न थी। अगर पहले से कोई बातचीत न थी तो वह कमला प्रसाद के साथ अकेले बगीचे में गई क्यों? मगर अब वह सारा अपराध कमला प्रसाद के सिर पर रखकर आप निकल जाएगी। मुझे डर है कि कहीं तुम्हें भी ना घसीटे। जरा मुझसे उसकी भेंट हो जाती तो मैं पूछती। दाननाथ के पेट में चूहे दौड़ने लगे। उनके पेट में कोई बात न पच सकती थी। प्रेमा के कमरे के द्वार पर जाकर बोले, कुछ सुना? पूर्णा वनिता भवन पहुंच गई। धन्यवाद।